वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। अभी तक हम लोग देख रहे थे ये क्लासिफिकेशन माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स को वेट के हिसाब से भी सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जनरली एसिड सॉल्युबल पूल्स में मिलते हैं। इन एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, इनका जो वेट होता है, वेट ये होता है जनरली 18 to 800, जनरली आप 1000 तक भी जा सकते हो। ठीक है, इतना डाल्टन तक, डी ए से डिनोट किया जाता है। डाल्टन इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट फॉर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हम लोग किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम करते हैं ना, वैसे ही डाल्टन इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट फॉर केमिकल कंपाउंड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका वेट जो होता है ग्रेटर दैन 1000, ठीक है, ग्रेटर दैन 1000 डाल्टन होते हैं। और ये जनरली मिलते हैं किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये वाला रिटेंटेड इन एसिड, जो हम स्टडी करेंगे तो उस समय मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मिलते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं ये। ठीक है, और ये सब ही हैं जो उस कैटेगरीज में आते हैं। इसमें जितना भी देखोगे ये सब होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? दे आर पॉलीमर्स एक्सेप्ट फैट एंड लिपिड्स, दे आर ऑल पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होते हैं ये। पॉलीमर्स क्यों बोलते हैं इसमें मैं बताऊंगा। ये पॉलीमर्स अभी थोड़ी देर में ये क्यों कहलाते हैं। ठीक है, इसी में आगे डिस्कशन करते हैं। ये जो एसिड मतलब कि माइक्रोमोलिक्यूल्स वाला जो थे, ठीक है, ये जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो थे, ये जनरली बताते हैं ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं। ठीक है, ये जनरली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं। ये सब जनरली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं। दे आर इन साइटोप्लाज्म, दे आर इन साइटोप्लाज्म। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये सब साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स वाले, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, इसमें एक चीज़ है जो मैं आपसे अभी इसमें बोल नहीं रहा हूँ मैं, लिपिड्स। इसके बारे में एक क्वेश्चन है। इसका जो वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन होता है, लेस देन 1000, फिर भी इसको हम रखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। हमने बोला इसका वेट क्या होना चाहिए? मोर देन 1000 डाल्टन। इन सब का होता है, इसका वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है, फिर भी इसको हम क्यों रख रहे हैं इसमें? ये क्वेश्चन है। आप थोड़ा खुद से कोशिश कीजिएगा फाइंड आउट करने की, बुक रीड कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा उसमें। ठीक है, हैज़ वेट लेस देन 1000 डाल्टन स्टिल इन मैक्रोमोलिक्यूल। वाई? आपको फाइंड आउट करना है खुद से। ठीक है, मैं भी बताऊंगा जब हम फ़ोन पे डिस्कस करेंगे या ऑनलाइन क्लास में। तो ये एक तरीका है। अब एक दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत बात करेंगे हम लोग मेटाबोलाइट्स की। मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स, छोटा सा चीज़ है ये, मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज टूटता है एनर्जी बनता है, प्रोटीन टूटा एनर्जी बना, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो जुड़ के ग्लूकोज बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। तो ये टूटने बिगड़ने का काम चलता रहता है हमारे से। उसी सम टोटल ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेकिंग एक्टिविटीज़, ब्रेकिंग एक्टिविटीज़,
टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेकिंग एक्टिविटीज़ को इन जनरल बोला जाता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये दोनों एक साथ कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज़ व्हाट, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, टूटते हैं, दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। जैसे कि प्रोटीन बना वो भी एक मेटाबोलाइट है, लिपिड बना वो भी एक मेटाबोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड बना, ये सब क्या मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जब उसमें बनते हैं किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन बॉडी और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये जरूरी हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स की बात की हमने, प्रोटीन, ये हमारे बॉडी को कैरी आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड और क्या है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब ज़रूरी हैं हमारे लाइफ को, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एक्सेसरी, ये हेल्प करते हैं समहाउ, लेकिन लाइफ के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी ही है, सो नहीं। एक्सेसरी फंक्शंस और अननोन फंक्शन, किसी किसी का फंक्शन नोन भी नहीं होता लेकिन वे शरीर में मौजूद है, इसी कारण हम इनको मेटाबोलाइट बोल रहे हैं, अननोन फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि शरीर में नहीं है, शरीर में मौजूद हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक, ठीक है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये जनरली आपको मैं अगर बोलूँ तो क्या बोलते हैं इसे, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, एनिमल्स के केस में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आपके बुक में लिस्ट दिया होगा, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, सेंट्स, रबर, लैटेक्स जो बनता है, लैटेक्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, तो ये सब क्या कहलाता है, डायरेक्टली हमारी बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट में भी उनसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके लाइफ को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद हैं ये, दे आर प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। जैसे होता है ना कि ए रिएक्शन से बी और सी डी सब कुछ बना, तो हो सकता है किसी का यूज़ है किसी का यूज़ नहीं है, लेकिन ये दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन यूजेस हैं, ह्यूमन यूजेस हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनिमल्स के केस में बहुत रेयरली ये चीज़ होती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म बताता हूँ जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स होते हैं, प्रथम ने ये तीनों पॉलीमर्स होते हैं, ये पॉलीमर नहीं होता है। बात करते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए कोई एक चीज़ है, कंसीडर अ सिंगल यूनिट, consider a single unit, example glucose, multiple units combine and form क्या, सेल्यूलोज बनाता है, स्टार्च बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है,
मतलब मल्टीपल यूनिट्स जो हैं ग्लूकोज का कंबाइन करके सेलुलोज बना दी। बहुत सारे ग्लूकोज, जैसे सपोज करो ये ग्लूकोज है, तो इस तरीके से ग्लूकोज मिले आपस में एंड ये सब बनाया हुआ, ठीक है। तो सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर। सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर। तो जब किसी एक कंपाउंड के एक ही चीज़ के मल्टीपल यूनिट्स कंबाइन करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोला जाता है पॉलीमर। मोनोमर सिंगल चीज़ से के बहुत सारे यूनिट कंबाइन किए और बना दिए कुछ और चीज़, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। व्हेन सिंगल यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस, सिंगल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर ऑफ ए सब्सटेंस combine and form complex molecules called polymers. Process is called पॉलीमराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसी तरीके से होता है अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज, इनका भी पॉलीमर बनता है, गिव प्रोटीन्स। उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स बताऊंगा ये सब क्या है। पॉलीमराइज करते हैं, बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। अब हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे प्रोटीन्स। मेड ऑफ, अभी बताया मैंने, अमाइनो एसिड्स। मतलब क्या है ये, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास दो चीज़ें होती हैं, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और एसिड ग्रुप। अमाइनो बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसे, ऑल्सो कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स। अब देखिए क्यों बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स क्यों बोलते हैं। मेथेन क्या होता है, CH4, ठीक है, CH4। हमने बोला सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें रिप्लेस हो जाती है, अलग अलग हाइड्रोजन और अलग अलग चीज़ें आती हैं इसके ऊपर, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कुछ आपको, जैसे कि कार्बन है, एक जगह हमने क्या बोला, अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक
अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन हट जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है, ये हट गया, एक हाइड्रोजन रहता है हमेशा, और एक R आता है। R मतलब क्या बोलते हैं, एल्काइल वेरिएबल ग्रुप, ये चेंज होते रहता है, वेरिएबल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है H ही रह जाए, हो सकता है H की जगह दूसरे ग्रुप आ जाए, मेथेन का एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है, एसिड ग्रुप आ जाए। उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कोई भी अमाइनो एसिड है या बेसिक है। R इज़ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। डिटरमाइंस द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, डिटरमाइंस द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, एसिडिक और बेसिक। जैसे देखो इसमें एसिडिक ग्रुप ऑलरेडी है, बेसिक ग्रुप ऑलरेडी है, मान लो एक और एसिडिक आ गया तो ज़्यादा नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। इसकी तरह एक और बेसिक ग्रुप आ गया तो ज़्यादातर क्या होगा, ये अमाइनो एसिड बेसिक होगा। तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, होती ही है। दिस इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल, दिस इज़ अमाइनो, ये H फिक्स होता है। ये तीनों चीज़ें फिक्स रहती हैं और यही चेंज होता रहा है, जिसके कारण अलग अलग टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग आएंगे भी और डिस्कस करेंगे। अब यही वेरिएबल ग्रुप जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि एसिडिक ग्रुप है या एसिडिक अमाइनो एसिडिक है या बेसिक अमाइनो एसिड है या न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है। अगर एसिडिक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, ये एक क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। अगर बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो गया, बेसिक एक एग्जांपल होता है लाइसीन, ठीक है। न्यूट्रल वैलीन होता है, वैलीन, नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, एरोमेटिक, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में। एरोमेटिक क्या होता है, पहले तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, टाइरोसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफान, फेनाइल एलानीन, फेनाइल एलानीन, इस समय एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं। जैसे बेंजीन वगैरह हम लोग पढ़ते थे, फेनॉल, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को डिवाइड करने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका, वेयर इज़ द ब्लैक पेन, एक और तरीका है अमाइनो एसिड्स को डिवाइड करने का। सबसे पहले अमाइनो, हमारी बॉडी रिक्वायर्स, आवर बॉडी नीड्स 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स, यही मिलके बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स, ठीक है। इनको क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में, ठीक है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। समझिए क्या है एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, इन बॉडी, वी ऑब्टेन थ्रू फूड, वी ऑब्टेन थ्रू फूड, ये हमें खाना से साथ ही मिलता है। इसी कारण लोग बोलते हैं दाल वगैरह खाना चाहिए ताकि प्रोटीन बनेगा। ये हमें फूड के थ्रू मिलते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इसी कारण हमें बोला जाता है कि फल फूल खाना रहना चाहिए, दाल खाना चाहिए, क्योंकि उससे ये हमें मिलते हैं। 9
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 9, कहीं कहीं 10 भी बोलते हैं बट 9 इज़ ओके, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये होते हैं फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, ठीक है, वैलीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, मेथियोनीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन एंड हिस्टिडीन। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 इधर थे, 8 9। ये होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, इसे हमें खाने के थ्रू मिलता है। नॉन एसेंशियल्स के कौन से होते हैं? कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, बाहर से नहीं भी मिला तो चलेगा, हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आर्जिनिन, सिस्टीन, ठीक है, देन इज ग्लाइसिन, फिर होता है ग्लूटामीन जो ग्लूटामिक एसिड से बनता है, प्रोलीन, टायरोसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सेरीन, ठीक है, एंड एस्पार्जीन। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है। तो ये सब होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है सफिशिएंट अमाउंट में, हमें बाहर से नहीं भी मिले तो चलेगा। तो ये एक दूसरा तरीका है। ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल भी एक तरीका है, किस तरीके का ग्रुप्स मौजूद है। सो इसके कारण इसको सब्स्टिट्यूटेड मेथेन बोला जाता है। अमाइनो एसिड्स को, ग्रुप्स को इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से। तो अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, इसी कारण इन्हें अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। ऊपर लिखता हूँ, अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स सिंस सिंगल कार्बन हैज़ ऑल ग्रुप्स। एक ही कार्बन पे सब कुछ मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन पे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, आपके बुक्स वगैरह में भी होंगे, जैसे कि सम एग्ज़ाम्पल। देखो, एक चीज़ तो हमेशा बना देना, NH2 ग्रुप, एक H ग्रुप और एक COH। हमने क्या बताया था? R ग्रुप वेरिएबल करता है, तो R अगर सिर्फ H ही रहे हमेशा तो ये है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन, ठीक है। एक होता है जब CH3 ग्रुप रहे, ये NH2, H और COH ये कॉमन रहता है। यहाँ पे अगर अब CH3 आ जाए, अगर H की जगह,
ठीक है, ये वाला छट गया, ये कहलाता है एलानीन। एलानीन जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये एलानीन ग्लाइसिन देखा, ये सब स्ट्रक्चर है ETC। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना है मुझे, इसके पास क्या है अमाइनो एसिड के पास, अगर आप देखोगे तो NH2 ग्रुप है, ठीक है, COOH ग्रुप है, H ग्रुप है, मान लो, और एक CH ही है, एक कोई R ग्रुप ही है, R ग्रुप ही मान लो। ये जो होते हैं ये क्या होता है, बेसिक होता है, और ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा और ये एक्सेप्ट करता है, तो रिलीज़ करने वाला यहाँ पे H हटता है तो ये माइनस चार्ज लेता है और ये पॉजिटिव चार्ज लेता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है ये NH, इसने H इसको दिया, ठीक है, क्या बन गया NH3 प्लस, यहाँ पे COO माइनस होगा क्योंकि प्लस H हट गया, ये ऑलरेडी H है हमारे पास, और ये R कुछ वेरिएबल ग्रुप होगा। सेम स्पीसीज़ पे क्या देख रहे हो आप, नेगेटिव चार्ज है, एक ही कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज भी है एक स्पीसीज़ पे और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। हियर आप देख सकते हो, हियर सेम कंपाउंड हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन चार्जेस या आयंस, ठीक है। सच आयंस आर कॉल्ड ज्विटर आयंस, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जनरली ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको पानी में डालते हैं तो क्या होगा, पानी हमने पढ़ा ना, एसिड ग्रुप या बेसिक ग्रुप जो भी होता है हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल कहाँ पे है, इन एक्वस सॉल्यूशंस, जब पानी वगैरह में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में। जब तक पानी में डिज़ोल्व नहीं करोगे एसिड और बेसिक ग्रुप रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ, हाइड्रोजन में रिलीज़ होगा ना, एक्सेप्ट होगा। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, पूरा हमेशा पानी वगैरह मौजूद है, तो जनरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव ग्रुप भी है और नेगेटिव ग्रुप भी है, मतलब एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे आयंस को बोला जाता है ज्विटर आयंस। तो दिस इज़ ज्विटर आयन। ये एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है, क्योंकि आयंस कब बनते हैं, जब तक पानी या एक्वस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करोगे तभी बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि यही चीज़ें जब आपस में कंबाइन करती हैं, when multiple units of amino acids combine फॉर्म क्या, प्रोटीन्स। अब देखो दो चीज़ें, या तो जो प्रोटीन है एक ही टाइप के अमाइनो एसिड, जैसे मान लो सिर्फ ग्लाइसिन जुड़ा हो, या बहुत सारे अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2 ये सब जुड़ के मिले के बने हो। ए से अमाइनो एसिड 1 जुड़ेगा अमाइनो एसिड 2 से, फिर ये जुड़ेगा अमाइनो एसिड 3 से। अगर सब के सब अलग अलग टाइप के हैं अमाइनो एसिड्स हैं, सब अमाइनो एसिड से ऐसे ही लंबा जितना भी फॉर्म्स प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक प्रोटीन में अलग अलग अमाइनो एसिड्स ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स को जनरली बोला जाता है हेटेरोपॉलीमर्स। क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोटीन्स आर जनरली कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट है, यूनिट सेम अमाइनो एसिड ही है,
heteropolymers since different amino acids combine to form proteins। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, सेम यूनिट कंबाइन करता है तो उसे पॉलीमर बोलते हैं। हम यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स ही होते हैं, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग यूनिट। लेकिन अलग अलग यूनिट नहीं, हम अलग अलग टाइप बोल रहे हैं अमाइनो एसिड्स का। हम ये नहीं बोल रहे कि अलग चीज़ आ गया, अमाइनो एसिड्स के साथ लिपिड नहीं जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं जुड़ गया, जुड़ा क्या है, अमाइनो एसिड से जुड़े हैं। अब अमाइनो एसिड्स का टाइप अलग है, वो डिफरेंट हो सकता है। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर्स। हैं सब अमाइनो एसिड्स ही, तो दे आर proteins are polymers of amino acids. Proteins are heteropolymers of amino acids। हैं सब अमाइनो एसिड्स ही, भले ही वो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं और डिफरेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है। थैंक यू।